हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 23 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कोई क्वेरी होगी तो वीडियो पे कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में 25,753 पर्सन्स जो कि हायर किए गए थे वेस्ट बंगाल के स्कूल्स में गवर्नमेंट के द्वारा उनको उनकी जॉब को टर्मिनेट कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंडे को डायरेक्ट किया है कि जो अपॉइंटमेंट करीब 25,753 टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की गई थी वो एज पर रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। और ये एक जो टेस्ट है वो स्टेट लेवल का सिलेक्शन टेस्ट था जो 2016 में किया गया था, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया था। वो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है हाई कोर्ट ने। और सीबीआई को ये डायरेक्ट किया है कि ये जो अपॉइंटमेंट कराए गए इस पूरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस की सीबीआई जांच की जाए और इसकी जो रिपोर्ट है वो 3 महीने में सबमिट की जाए। तो ये एक बड़ा जो फैसला है हाईकोर्ट का माना जा सकता है। जो करीब 25,000 लोगों को रिक्रूट किया गया था और 25,000 लोगों का जो पूरा जॉब था वो एक तरह से नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना एक बड़ा फैसला है। ये जो सारे अपॉइंटमेंट हुए थे इस सिलेक्शन प्रोसेस में ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को वायलेट करते हुए किए गए थे, ऐसा कोर्ट का कहना है और इसलिए कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। और इसके साथ ही साथ सीबीआई जांच के भी आदेश दिए जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आनी है। और जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे थे उनको कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो भी सैलरी उन्होंने ली है वो वापस की जाए, क्योंकि ये अनफेयर मीन्स के थ्रू जॉब ली गई थी इन लोगों के द्वारा। और ये जो सैलरी है जो पिछले कुछ सालों में लोगों ने ली है उस पर 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ वापस करनी पड़ेगी लोगों को। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो सैलरी है और इस पे जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से स्टेट एक्सचेकर में आना चाहिए। ये बहुत ही क्लियर डायरेक्शन दिया है। तो एक बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का। देखना ये होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जो पिटिशन फाइल की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो 25,000 लोग हैं उनकी जो जॉब है वो कंटिन्यू रहती है या फिर उनको जो कंपेंसेशन जो हर्जाना है वो सरकार को देना पड़ेगा, अपनी सैलरी वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका के ड्रॉट से रिलेटेड। अब पिछले कुछ महीनों से ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साउथ के स्टेट्स के साथ किसी ना किसी मुद्दे को लेकर कुछ ना कुछ टसल चलती लगातार चल रही है। और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर से ये क्वेश्चन किया था कि जो एक लगातार एक एक्सट्रीम सी बनी हुई है कि जिसमें स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आके, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरह से रिकमेंड किया था कि सेंटर और स्टेट के बीच के जो भी मुद्दे हैं ये एमिकेबली रिजॉल्व किए जाने चाहिए और इसको कोर्ट आने से पहले ही आपस में सेंटर और स्टेट रिजॉल्व करें। अब इससे रिलेटेड एक तो केरला का मुद्दा था जिसमें केरला के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से केरला में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन हो गई थी उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने फंड डिमांड किया था। उसके बाद कर्नाटका का ये मुद्दा है जिस पे ये आर्टिकल बताता है कि कर्नाटका में ड्रॉट की कंडीशन पिछले 6 महीने से देखी जा रही है और कर्नाटका ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक फाइनेंशियल रिलीफ दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्रॉट इस ड्रॉट की जो कंडीशन है उसकी वजह से स्टेट में एक ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। स्टेट ने मांगा था 18,171 करोड़ अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एक फंड होता है जिसमें डिजास्टर के टाइम किसी रीजन में असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो एनडीआरएफ इस डिजास्टर रिलीफ फंड से 18,171 करोड़ रुपए की डिमांड कर्नाटका स्टेट ने की थी जो 6 मंथ पहले की गई थी, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिमांड फुलफिल नहीं की गई है। स्टेट का कहना है, कर्नाटका का कहना है कि जो टोटल क्रॉप लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ ड्रॉट ये करीब 35,000 करोड़ का है, जिसमें से 18,000 करोड़ की इमीडिएट रिलीफ रिक्वायर्ड है स्टेट को। कर्नाटका में करीब 56% डेफिसिट रेनफॉल पिछले जून महीने में हुई थी
और ये पिछले 122 सालों में लोवेस्ट रेनफॉल मानी जा रही है और जिसकी वजह से एक बड़ी ड्रॉट की कंडीशन कर्नाटका स्टेट में देखी गई। और इस पर्टिकुलर मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हम कहना है कि इस मुद्दे के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट सुनवाई कर रही है और देख रही है और इससे रिलेटेड जो भी स्टेप है वो जल्द ही उठाए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड किया है सेंटर को और स्टेट को दोनों को कि एमिकेबली रिजॉल्व करें जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी डिफरेंसेस है, बिकॉज इंडिया एक फेडरल कंट्री है और फेडरल कंट्री में जो फेडरल कंट्री में जो अलग अलग यूनिट्स है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को साथ में मिल के ही किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। State is duty bound to firmly protect the fundamental rights of its people। अब कर्नाटका स्टेट का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके ये तो एक ड्यूटी बाउंड है कि जो भी लोगों को ड्रॉट के टाइम सहायता पहुंचाना एक स्टेट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 21। और सेंटर अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से मना करता है तो लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ का ये वायलेशन होगा। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये मुद्दा किस तरह से आगे जाता है और 18,000 करोड़ की जो डिमांड सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने की है वो सेंटर स्टेट को देखता कितना डिमांड को फुलफिल करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लेना है। एक और न्यूज़ साउथ इंडिया से रिलेटेड है और ये न्यूज़ है केरला के मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। केरला में मुल्ला पेरियार डैम के नियर बाई एक पार्किंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा था जिसको लेकर तमिलनाडु ने इसके अगेंस्ट में एक अपनी सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुनवाई 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में लास्ट नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि वो मुल्ला पेरियार डैम और उससे रिलेटेड जो एरिया उसका जितना भी एरिया कवर करता है वो डैम उसका सर्वे करे, उसको एग्जामिन करे और अपनी रिपोर्ट फाइल करे। और ये जो नया प्रोजेक्ट कार पार्किंग मेगा कार पार्किंग का प्रोजेक्ट केरला गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है वो सर्वे ऑफ इंडिया ये चेक करे कि मुल्ला पेरियार डैम का जो एरिया है उस एरिया में तो वो कार पार्किंग का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, ये भी वेरीफाई करे सर्वे ऑफ इंडिया। पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट 1886 की बात यहाँ पर की गई है। ये हिस्ट्री को दर्शाता है पूरा जो मुल्ला पेरियार डैम और उससे रिलेटेड जो ट्रीटी हुई थी 1886 में, उससे रिलेटेड एक एक्ट है, ये लीजिंग एग्रीमेंट है जो 1886 को साइन किया गया था। पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट अक्टूबर 1886 का ये एग्रीमेंट है। 29 अक्टूबर 1886 का जो लीज इंडेंचर है ये कहता है कि 999 ईयर की लीज पे ये डैम बनाया गया था जो एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन महाराजा और त्रावणकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर पेरियार इरिगेशनल वर्क। मतलब पेरियार इरिगेशनल वर्क के लिए इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और महाराजा और त्रावणकोर के बीच ये जो लीजिंग एग्रीमेंट है 1886 का वो साइन किया गया था, जिसके तहत 999 ईयर की लीज पे ये जो लीजिंग त्रावणकोर स्टेट को दी गई थी। बेंच सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना है कि सर्वे ऑफ इंडिया टू फर्स्ट डिमार्केट एंड सर्वे द एरिया कवर्ड बाई लीज डीड और उसके बाद एसर्टेन करे सर्वे ऑफ इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा कार पार्किंग की जा रही है ये लीजिंग डीड के एरिया के अंदर तो नहीं आती है। उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया ने ये इससे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसमें ऐसा बोला गया है कि जो सर्वे टीम ने एरिया देखा है कार पार्किंग का एरिया पेरियार डीड की एरिया के अंतर्गत नहीं आता, जिसको लेकर तमिलनाडु ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है। और तमिलनाडु का कहना है कि जो कार पार्किंग का एरिया है पेरियार डीड के इनसाइड ही आ रहा है। तो इसको लेकर पूरा जो टसल बना हुआ है तमिलनाडु और केरला के बीच में, ये पूरा मुद्दा है। और इसमें ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट अक्टूबर 1886 का है, जिसमें 999 साल की लीज पे ये जो डैम है वो बनाया गया था। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था महाराजा ऑफ त्रावणकोर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के बीच। फिल्म ट्रेलर्स प्रोमिसेस नहीं होती, ये केवल बज़ क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये बोला है कि जो फिल्म्स के ट्रेलर्स होते हैं ये promises these film trailers are not promises, they are only meant to create buzz।
तो ये एक पर्टिकुलर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, फिल्म ट्रेलर इज नॉट ए प्रॉमिस और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। एक फिल्म प्रोड्यूसर को लाइबल नहीं माना जा सकता फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर जो कंटेंट ट्रेलर या प्रोमो में दिखाया गया है वो एक्चुअल फिल्म में नहीं आता तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है। जो सॉन्ग, डायलॉग या शॉर्ट विजुअल्स प्रोमोज में दिखाए जाते हैं, ये मल्टीफेरियस यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, और दिस कुड बी प्रोड्यूस टू पॉपुलराइज और क्रिएट a buzz about release of film rather than purely represent information about the content of film। ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हेड करने वाले जस्टिस PS नरसिम्हा के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। यानी फिल्म ट्रेलर में कुछ ऐसे भी सीन हो सकते हैं जो एक्चुअल फिल्म के सीन ना हो, ये केवल एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट माना जा सकता है, एक्चुअल फिल्म से रिलेटेड नहीं होगा। ये एक केस फाइल किया गया था जिसमें एक पर्टिकुलर फिल्म 2017 की थी, यशराज फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें एक कंप्लेन करने वाले ने 10,000 रुपये का कंपनसेशन मांगा था, और ये बोला था कि जो फिल्म ट्रेलर में दिखाया गया है वो एक्चुअल फिल्म में नहीं है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पद्म अवार्ड्स के बारे में ये न्यूज़ है। पद्म अवार्ड ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किए गए थे, और अब ये कल की डेट में एक्चुअल में कन्फेयर किए गए हैं पद्म अवार्ड्स विनर्स को। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती, सिंगर उषा उत्थप और टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, ये कुछ लोग हैं जिनको पद्म अवार्ड प्रदान किए गए मंडे को। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बिंदेश्वर पाठक और भारतनाट्यम डांसर सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रेजेंट किए गए। अब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पद्म अवार्ड क्या होते हैं और ये कब स्टार्ट हुए थे। पद्म अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म अवार्ड्स का नंबर आता है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म अवार्ड, जो रिपब्लिक डे की ईव को अनाउंस किए जाते हैं। ये 3 तरह के अवार्ड होते हैं। पहले अवार्ड होता है जो हाईएस्ट, पद्म अवार्ड में सबसे हाईएस्ट होता है पद्म विभूषण, जो दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। सेकंड नंबर पे आता है पद्म भूषण, जो दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए। और तीसरा अवार्ड होता है पद्म श्री, जो डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है अचीवमेंट इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन, जहाँ पर पब्लिक सर्विस का कोई ना कोई एलिमेंट इन्वॉल्व हो। यानी पब्लिक सर्विस के किसी भी फील्ड में एक बड़ा कोई अचीवमेंट किसी ने हासिल किया हो तो वहाँ पर पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में, तो 1954 में पद्म अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। 1954 में पद्म अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। जस्ट मिनट पहले लेते 1954 में पद्म अवार्ड स्टार्ट किए गए थे और अनाउंस किया गया था एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शन। 2 बार इंटरप्शन देखा गया था पद्म अवार्ड में, ड्यूरिंग ईयर 1978-79 में पद्म अवार्ड नहीं दिए गए थे। उसके बाद 93 से 97 के पीरियड में भी पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे, और 1954 में पहली बार ये स्टार्ट किए गए थे। पद्म अवार्ड दिए जाते हैं सारे पर्सन्स को विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स, और जो लोग एक्सेप्शनल सर्विस के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग फॉर PSUs एक्सेप्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। तो गवर्नमेंट में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को पद्म अवार्ड दिए जा सकते हैं। पद्म अवार्ड और ये जो कन्फर किए जाते हैं ये पद्म अवार्ड कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड होते हैं, और ये जो कमेटी है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हर साल बनाई जाती है। जो भी नॉमिनेशन है ये पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, इवन सेल्फ नॉमिनेशन भी दिए जाते हैं पद्म अवार्ड में। तो पद्म अवार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये अवार्ड रिकमेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस वॉन मोर सीट्स इन 17 लोकसभा। जो अभी जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है, उसमें एक एमिस्कस क्यूरी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एमिस्कस क्यूरी की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 17 लोकसभा में जो क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा सीट्स मिली हैं, या वो ज़्यादा सीट्स ऑक्यूपाई करते हैं उन लोगों से जिनके जो रिकॉर्ड्स है वो क्रिमिनल केसेस में नहीं हैं। तो एन एमिकस क्यूरी रिपोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट
में ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस हैं, दे वॉन मोर सीट्स इन 17 लोकसभा देन दोज हु लेड लॉफुल लाइफ। ये रिपोर्ट बताती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड वोटर्स आर एंटाइटल्ड टू नो देयर क्रिमिनल एंटीसीडेंट। जो भी वोटर्स को ये पता होना चाहिए कि वो जिनको वोट दे रहे हैं उनके क्रिमिनल पास्ट बैकग्राउंड क्या है, और जिन लोगों को वोटर्स वोट दे रहे हैं उनका पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो वोटर्स को क्लियर रहना चाहिए, जिससे कि वोटर्स के द्वारा डिसीजन मेकिंग ईजी बनाई जा सके। और इसमें जो भी ट्रायल अभी कौन सी स्टेज पे पहुँचे हैं, और अगर ट्रायल डिले हो रही है किसी एक्यूज्ड या वोट लड़ने वाले लॉ मेकर्स की, तो वो पूरी डिटेल्स वोटर्स के सामने होनी चाहिए, यानी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट और पुश करती है डेडिकेटेड टैब ऑन होम पेज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि हर एक स्टेट हाई कोर्ट की वेबसाइट पे एक डेडिकेटेड फील्ड होना चाहिए, जिसमें जो भी लॉ मेकर्स हैं उनके जो भी केसेस चल रहे हैं उनकी सारी डिटेल हो। अगर केसेस किस स्टेज पे पहुंचे हैं उसकी भी डिटेल हो, अगर डिले हो रहे हैं तो उसकी भी डिटेल हो, और कितने स्टेट के कितने लॉ मेकर्स के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उनकी भी डिटेल हो, कितनों को एक्यूज डिक्लेयर किया जा चुका है उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन हो। हाई कोर्ट की वेबसाइट पे स्पेसिफिक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इवन डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए, क्रिमिनल ट्रायल्स अगेंस्ट लेजिस्लेटर के बारे में। वो जो टैब है, वो जो एरिया होगा वेबसाइट का, इट शुड प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द प्रोग्रेस ऑफ ईच इंडिविजुअल ट्रायल एंड रीज़न फॉर देयर डिले। इससे क्या होगा कि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी ये समझ पाएगा कि वो जो डिसीज़न ले रहा है अपने किसी लॉ मेकर के लिए, तो वो किन रैशनल को सोच के अपने लॉ मेकर को चूज़ करे या उसको छोड़ के दूसरे को चूज़ करे। तो एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में उसके सामने ये सारी डिटेल होनी चाहिए। वोटर्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट्स हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के, क्रिमिनल केसेस के, दे हैव वॉन मोर सीट्स देन कैंडिडेट्स विदाउट क्रिमिनल बैकग्राउंड। मतलब ज़्यादातर क्रिमिनल्स को सीटें मिली हैं 17 लोकसभा में। ये एक वरिंग ट्रेंड भी माना जा सकता है। और इसी से रिलेटेड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, दो ए नंबर ऑफ केसेस आर डिसाइडेड येट ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग ट्रायल फॉर लॉन्ग पीरियड। काफ़ी केसेस डिसाइड किए जा चुके हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं सालों से। 19th रिपोर्ट है ये एमिकस क्यूरी की, सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी की। ये जो रिपोर्ट है ये 19वीं रिपोर्ट है, और ये बताती है कि करीब 5,175 केसेस नवंबर 2022 तक पेंडिंग थे, और उसमें से 2,000 केसेस, करीब 40% केसेस वर पेंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स। मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं 5,000 में से, कुछ ऐसे केसेस हैं जो 1 साल से पेंडिंग है, और उसके 40% तो हैं जो 5 साल से पेंडिंग है। और इस रिपोर्ट के द्वारा एक रिकमेंडेशन भी दी गई, और इस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मॉडल वेबसाइट डायरेक्ट की जानी चाहिए, एक मॉडल वेबसाइट लाई जानी चाहिए टू क्रिएटेड ऑन पैटर्न ऑफ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के पैटर्न पर ये वेबसाइट आए, और जिसमें सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो इन केसेस से रिलेटेड। फॉर दिस पर्पज कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ए सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के हेड करके एक कमिटी बनाई जाए जो ये पूरी प्रोग्रेस और इस पूरी मॉडल वेबसाइट को मॉनिटर करे। ये रिकमेंडेशन दी गई है इस रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है, एससी अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन का जो एक्ट है वो अलाउ करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टिल 24 वीक्स फॉर मैरिड वुमेन एज वेल एज फॉर दोज इन स्पेशल कैटेगरी इंक्लूडिंग रेप सर्वाइवर एंड अदर वल्नरेबल वुमेन सच एज डिफरेंटली एबल और माइनर। तो अभी जो इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो 24 महीने तक किसी इमरजेंसी केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउ करता है। 24 वीक्स जो है वो डेडलाइन है, लेकिन इमरजेंसी केस में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये इमरजेंसी केस के बारे में ही है। ये बताता है कि 30 वीक की एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो रिक्वेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने
अलाउ किया है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कदम उठाया गया है, ये आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑर्डर दिया गया है। आर्टिकल 140 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज़ करते हुए परमिट किया है द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 14 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर इन महाराष्ट्र, और उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो 30 वीक्स की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आर्टिकल 142 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का पावर यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पर्टिकुलर फैसला है वो किया है। आर्टिकल 143 क्या होता है? आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से किसी फैक्ट या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है। आर्टिकल 43। आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस के बारे में है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मॉरिशस येट टू रेटिफाई टैक्स ट्रीटी प्रोटोकॉल। इंडिया और मॉरिशस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है, और ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में एक अमेंडमेंट 7 मार्च को एग्री किया गया था दोनों देशों के द्वारा, जिसमें इंक्लूड किया गया था एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट इन द पैक्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर कि जो भी ट्रीटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ये केवल ट्रांजैक्शन विद ए बोनिफाइड पर्पस ही हो, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का जो एक्ट है ये बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का जो प्रोटोकॉल है ये अभी मॉरिशस और इंडिया के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। क्लैरिफिकेशन ये इंडियन टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा भी दिया गया कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 90 के तहत इसको रेटिफाई किया जाना बाकी है, और ये दोनों देशों के द्वारा रेटिफाई किया जाएगा। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसका जो अमेंडमेंट है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन अभी पेंडिंग है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। ये रेटिफिकेशन दोनों कंट्री अपना रेटिफाई करेंगी अपने अपने पार्लियामेंट में, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टैगरिंग नंबर ऑफ वर्कर्स फेस क्लाइमेट हैजर्ड। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की रिपोर्ट ये बताती है, अभी रिसेंट में आईएलओ ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया है जो ये बताती है कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स पूरे दुनिया भर में ये हेल्थ हैजर्ड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो झेल रहे हैं, और उनको टैकल करने का एक जो रेगुलेशन है अभी के टाइम में वो सफिशिएंट नहीं है, एडेक्वेट प्रोटेक्शन ये वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं करता। ये आईएलओ की रिपोर्ट बताती है। जो भी फार्म वर्कर्स हैं वो एक्सेसिव हीट की वजह से प्रॉब्लम झेल रहे हैं, हॉट क्लाइमेट वाले जो रीज़न है उनमें, और इनकी वजह से जो हेल्थ हैजर्ड हो रहा है इसमें है एक्सेसिव हीट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एयर पॉल्यूशन, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ एंड एग्रोकेमिकल्स। ये सारे जो प्रॉब्लम है ये क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। दोज वर्किंग इन हॉट एंड इंडोर एनवायरनमेंट और पोअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस उनको भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। मतलब जो भी वर्क रिलेटेड वर्कर्स हैं, चाहे वो ओपन फील्ड्स में हैं चाहे इंडोर काम कर रहे हैं, उन पे क्लाइमेट रिलेटेड जो हेल्थ हैजर्ड है वो किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, और उनको इसका खामियाजा कंप्लीट वर्क को भुगतना पड़ रहा है। करीब ग्लोबल वर्कफोर्स का 70% मैन पावर ऐसा है या टोटल वर्कफोर्स ऐसा है जो एक्सेसिव हीट के जो ड्रॉबैक को झेल रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। आईएलओ ने नोट किया है कि न्यूमरस डेंजरस हेल्थ कंडीशन वर्कर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी इलनेस, किडनी डिसफंक्शन एंड मेंटल हेल्थ डिसफंक्शन। ये एक वर्क प्लेस पॉल्यूशन माना जा सकता है। करीब 1.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इस वर्क प्लेस पॉल्यूशन के शिकार हैं। इसमें अगर एग्रीकल्चर वर्कर्स को देखें, उनका एक्सपोजर पेस्टिसाइड से काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, उसकी वजह से पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। वर्क रिलेटेड डेथ को अगर देखें तो करीब 1500 डेथ हो चुकी हैं वर्क रिलेटेड एनुअली होती हैं वर्ल्ड ओवर, और ये
इनका जो मेन रीज़न है वो है पैरासाइट एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ी हैं पिछले कुछ समय में। इसीलिए रिपोर्ट का ये मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कंसिडरेशन है, उनको क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में इंक्लूड किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चैलेंजेस को देखा जाए तो, और जब भी इनको टैकल करने की बात हो, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कंसिडरेशन, जो वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ कंसिडरेशन की बात हो, वो भी की जानी चाहिए। ये रिपोर्ट नए लॉ प्रपोज करने के लिए रिकमेंड करती है, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्कर्स की हेल्थ को भी कंसिडर करे क्लाइमेट चेंज की स्ट्रेटजीज में। नेक्स्ट न्यूज़ है, मालदीव्स में नई नए इलेक्शन में जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे मोइज़ू, उनको और ज़्यादा बड़ी जो है सफलता वो मिली है और ज़्यादा मेजॉरिटी से ये जीत के आए हैं, और जो इंडिया के लिए कंसर्न माना जा सकता है, बिकॉज़ इनका पहले ही टेन्योर में जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है, और इस बार इनको मेजॉरिटी काफ़ी बड़े लेवल पे मिली है। तो ये देखने की बात होगी कि क्या इंडिया के लिए ये किस तरह से आगे मालदीव्स इंडिया के रिलेशन कहते हैं, और चाइना का जो इम्पैक्ट ज़्यादा है मालदीव्स में, ये कहीं इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। स्पोर्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डी कुकेश जो इंडिया के यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन के लिए के फाइनल में पहुंच गए हैं। और डी कुकेश ये वर्ल्ड चैंपियन जो चाइना के हैं, डिंग लिरॉन, उनके साथ इनका मैच इस साल होना है। 17 साल के हैं ये डी कुकेश, जो वर्ल्ड के यंगेस्ट एवर चैलेंजर बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के। तो इतनी कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेलने वाले ये यंगेस्ट प्लेयर होंगे दुनिया में। इससे पहले रसिया के गैरी कास्परोव थे, जिन्होंने 1984 में ये फाइनल खेला। उस समय उनकी उम्र 20 साल थी। तो वर्ल्ड में यंगेस्ट बन गए हैं डी कुकेश, जो इंडिया के लिए एक बड़ी बात है। और इसी के बारे में ये न्यूज़ आर्टिकल है, डी कुकेश, इससे इनका जो मैच है वो इस साल होना है। He will play World Chess Championship as the youngest challenger in the history of world। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।